अगले 10 दिनों में हजारहा तरबियत याफ्ता सिपाही अमारत मिस्र की फौज में आ गए और उन 10 दिनों में नाजी ने ज़ुकोई को ट्रेनिंग दे दी कि वो सलाहुद्दीन अय्यूबी को कौन कौन से तरीके से अपने हुस्न के जाल में फांस कर उसकी शख्सियत और उसके किरदार को कमज़ोर कर सकती है। नाजी के हमराज दोस्तों ने ज़ुकोई को देखा तो उन्होंने बिला खौफ तरदीद कहा कि इस लड़की को मिस्र के फिरऔन देख लेते तो खुदाई के दावे से दस्तबरदार हो जाते। नाजी का जासूसी का अपना निजाम था जो कि बहुत दलेर और बहुत तेज था। वो मालूम कर चुका था कि अली बिन सुफियान सलाहुद्दीन अय्यूबी का खसूसी मशीर है और अरब का माना हुआ सराग रसान। उसने अली के पीछे अपने जासूस लगा दिए थे और उसने अली को कत्ल करा देने का मंसूबा भी बना लिया था। ज़ुकोई को नाजी ने सलाहुद्दीन अय्यूबी को अपने दाम में फांसने के लिए तैयार किया था, लेकिन वो महसूस ना कर सका कि मराकश की रहने वाली ये लड़की के अपने असाब पर सवार हो गई है। वो सिर्फ शक्ल और सूरत की ही दिलकश नहीं थी, उसकी बातों में ऐसा जादू था कि नाजी उसे पास बिठाकर उसके साथ बातें ही करता रहता था। उसने उन दो नाचने गाने वालियों लड़कियों से निगाहें फेर ली थीं जो उसकी मंजूरे नजर थीं। 3-4 रातों से उसने इन लड़कियों को अपने कमरे में नहीं बुलाया था। नाजी सोने की अंडे देने वाली मुर्गी थी जो उनके कब्जे से निकलकर ज़ुकोई की आगोश में अंडे देने लगी थी। उन्होंने ज़ुकोई को रास्ते से हटाने की तरकीबें सोचनी शुरू कर दी। वो आखिर इस नतीजे पर पहुंची कि उसे कत्ल करा दिया जाए, मगर उसे कत्ल कराना मुमकिन नजर नहीं आता था क्योंकि नाजी ने उसे जो कमरा दे रखा था उस पर 2 मुहाफिजों का पहरा रहता था। उसके अलावा ये दोनों लड़कियां इस मकान से बिला इजाजत बाहर नहीं जा सकती थीं जो नाजी ने इन्हें दे रखा था। उन्होंने हरम की खादमा औरतों में से एक को एतमाद में लेना शुरू कर दिया। वो उसके हाथों ज़ुकोई को जहर देना चाहती थी। अली बिन सुफियान ने सलाहुद्दीन अय्यूबी का मुहाफिज दस्ता बदल दिया। ये सब अमीर मिस्र के पुराने बॉडीगार्ड्स थे। उनकी जगह उसने उन सिपाहियों में से बॉडीगार्ड्स का दस्ता तैयार कर दिया जो नई भर्ती में आए थे। ये जानबाजों का मुंतखब दस्ता था जो सिपाहगरी में भी ताक था और जज्बे के लिहाज से उसका हर सिपाही मर्दे हुर था। नाजी को यह तब्दीली बिल्कुल पसंद ना आई थी, लेकिन उसने सलाहुद्दीन अय्यूबी के सामने इस तब्दीली की बेहद तारीफ की और उसके साथ ही दरख्वास्त की कि सलाहुद्दीन अय्यूबी उसकी दावत कबूल कर ले। अय्यूबी ने उसे जवाब दिया कि वो 1 दिन में बताएगा कि वो कब दावत कबूल कर सकेगा। उसके जाने के बाद सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अली बिन सुफियान से मशवरा लिया कि वो दावत पर कब जाए। अली ने उसे मशवरा दिया कि वो अब किसी भी रोज दावत कबूल कर ले। दूसरे ही दिन सलाहुद्दीन अय्यूबी ने नाजी को बताया कि वो किसी भी रात दावत पर आ सकता है। नाजी ने 3 रोज बाद की दावत दी और बताया कि यह दावत कम और जश्न ज्यादा होगा और यह जश्न शहर से दूर सहरा में मिशलों की रोशनी में मनाया जाएगा। नाच गाने का इंतजाम होगा। बॉडीगार्ड्स के घोड़ा सवार अपने करतब दिखाएंगे। शमशेर जनी और बगैर हथियारों के लड़ाई के मुकाबले होंगे और सलाहुद्दीन अय्यूबी को रात वहीं क़याम कराया जाएगा। रहाइश के लिए खैमे नस्ब होंगे। सलाहुद्दीन अय्यूबी प्रोग्राम की तफसील सुनता रहा। इसने नाच गाने पर भी एतराज न किया। नाजी ने डरते झिझकते कहा, फौज के बेशतर सिपाही जो मुसलमान नहीं या जो अभी नए मुसलमान हैं कभी कभी शराब पीते हैं। वो शराब के आदी नहीं हैं। वो इजाजत चाहते हैं कि जश्न में इन्हें शराब पीने की इजाजत दी जाए। आप उनके कमांडर हैं। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा, आप चाहें तो इन्हें इजाजत दे दें, ना देना चाहें तो मैं आप पर अपना हुक्म नहीं चलाऊंगा। अमीर मिस्र का इकबाल बुलंद हो। नाजी ने गुलामों की तरह कहा, मैं कौन होता हूं उस काम की इजाजत देने वाला जिसको आप सख्त नापसंद करते हैं। इन्हें इजाजत दे दें
کہ जश्न की रात हंगामा आराई और बदकारी के सिवा सब कुछ कर सकते हैं। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा, अगर शराब पीकर किसी ने हल्ला गुल्ला किया तो उसे सख्त सजा दी जाएगी। यह खबर जब सलाहुद्दीन अय्यूबी के स्टाफ तक पहुंची कि नाजी सलाहुद्दीन अय्यूबी के ऐज़े की, और सलाहुद्दीन अय्यूबी ने इस जश्न की दावत इन खराफात के बावजूद कबूल कर ली है, तो सब हैरत से एक दूसरे का मुंह देखने लगे। किसी ने कहा कि नाजी झूठ बोलता है, वो दूसरों पर अपना रोब डालना चाहता है, और किसी ने यह राय दी कि नाजी का जादू सलाहुद्दीन अय्यूबी पर भी चल गया है। यह राय उन सरबराहों को पसंद आई जो नाजी के हमने वाला और हम प्याला थे। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने चार्ज लेते ही उनके लिए ऐशो इशरत, शराब नोशी और बदकारी जुर्म करार दे दी थी। उसने ऐसा सख्त डिसिप्लिन राइज कर दिया था कि किसी को पहले की तरह फराइज से कोताही की जरूरत नहीं होती थी। वो इस पर खुश थे कि आज नए अमीर मिस्र ने किसी दावत में शराब और रक्श की इजाजत दे दी है, तो कल परसों वो खुद भी इन रंगीनियों का रसिया हो जाएगा। सिर्फ अली बिन सुफियान जानता था कि सलाहुद्दीन अय्यूबी ने खराफात की इजाजत क्यों दी है। जश्न की शाम आ गई। एक तो चांदनी रात थी। सहरा की चांदनी इतनी शफाफ होती है कि रेत के जर्रे भी नजर आ जाते हैं। दूसरे 1000 मिशलों ने वहां सहरा की रात को दिन बना दिया था। बॉडीगार्ड्स का हजूम था जो एक वसी मैदान के गिर्द दीवारों की तरह खड़ा था। एक तरफ सलाहुद्दीन अय्यूबी के बैठने के लिए जो मसनद रखी गई थी वो किसी बहुत बड़े बादशाह का तख्त मालूम होती थी। उसके दाएं बाएं बड़े रुतबों के मेहमानों की नशिस्तें थीं। इस वसी और अरिज तमाशागाह से थोड़ी दूर मेहमानों के लिए नहायत खूबसूरत खैमे नस्ब की थे। इनसे हटकर एक बड़ा खैमा सलाहुद्दीन अय्यूबी के लिए नस्ब किया गया था, जहां उसे रात बसर करनी थी। अली बिन सुफियान ने सूरज गुरूब होने से पहले वहां जाकर उस खैमे के इर्द गिर्द मुहाफिज खड़े कर दिए थे। जब अली बिन सुफियान वहां मुहाफिज खड़े कर रहा था, नाजी ज़कोई को आखिरी हदायत दे रहा था। इस शाम ज़कोई का हुस्न कुछ ज्यादा ही निखर आया था। इसके जिस्म से ऐसे अतर की भीनी भीनी बू उठ रही थी जिसमें सहर का तासुर था। उसने बाल अरियां कंधों पर फैला दिए थे। सफेद कंधों पर स्याही माइल भूरे बाल ज़ाहतों की नजरों को गिरफ्तार करते थे। उसका लिबास इस कदर बारीक था कि उसके जिस्म के तमाम नशीबो फराज साफ नजर आते थे। उसके होंठों पर कुदरती तबस्सुम अद खुली कुली की तरह मानंद था। नाजी ने उसे सर से पांव तक देखा और कहा, सलाहुद्दीन अय्यूबी पर तुम्हारे जिस्मानी हुस्न का शायद असर ना हो। अपनी जुबान इस्तेमाल करना, वो सबक भूलना नहीं जो मैंने इतने दिनों से तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, और ये भी ना भूलना कि उसके पास जाकर उसकी लौंडी ना बन जाना। अंजीर का वो फूल बन जाना जो दरख्त की चोटी पर नजर आता है, मगर दरख्त पर चढ़कर देखो तो गायब हो जाता है। उसे अपने कदमों में बिठा लेना। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि तुम उस पत्थर को पानी में तब्दील कर लोगी। इसी सरजमी में क्लियोपेत्रा ने सेजर जैसे मर्द आहन को अपने हुस्न जवानी में पिघला कर मिस्र की रेत में बहा दिया था। क्लियोपेत्रा तुमसे ज्यादा खूबसूरत नहीं थी। मैंने तुम्हें जो सबक दिए हैं वो क्लियोपेत्रा की चालें थीं। औरत की ये चालें कभी नाकाम नहीं हो सकती। ज़कोई मुस्कुरा रही थी और बड़े गौर से सुन रही थी। मिस्र की रेत ने एक और क्लियोपेत्रा के हसीन नागन की तरह जन्म दिया था। मिस्र की तारीख अपने आप को दोहराने वाली थी।